हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने अभी तक कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं। बेसिकली वो नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मैंने यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करी और लास्ट में मैं कहाँ पे अटका, एमटीएस पे आके अटका। तो हम ये जर्नी देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से फेस किया हुआ है। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, तो मेरी भी लाइफ डिफरेंट है। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी और मैं एसएससी का सीजीएल दे रहा था। लास्ट में मैं एसएससी का सीजीएल भी क्लियर नहीं कर पाया और एमटीएस में आके लटक गया। तो आगे एमटीएस में मेरे कितनी रैंक आई, 676, जो कि बहुत मायने अब नहीं रखती मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे को प्राउड नहीं फील करवाती है ये वाली जॉब। बेसिकली ये जॉब है चपरासी की। आपको कुछ भी बोला जाएगा यूट्यूबर्स के द्वारा कि हाँ ये जो बहुत अच्छी है, इसको करना चाहिए, कुछ नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। ठीक है, इस रियलिटी को लेके चलिए कि करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। आप अपने ऑफिस में सबसे लोएस्ट लेवल के स्टाफ हैं, तो आपसे वो ग्लास भी धुलवाएंगे, कप प्लेट भी धुलवाएंगे और हर तरीके का काम करवाएंगे। ये उनकी अथॉरिटी होती है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी, कि वो कुछ भी काम करवा सकते हैं आपसे। एक लिस्ट आती है, मैं वो लिस्ट बाद में अपडेट कर दूंगा। तो उस लिस्ट में ये सारे काम होते हैं जो एसएससी एमटीएस को करवाए जा सकते हैं। इससे अच्छी अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप एलडीसी की जॉब ले लीजिए। वो जॉब आराम से डेस्क पे बैठ के आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, इज्जतदार काम होता है और कुछ नहीं होता। बस एमटीएस मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कहूँगा कि आप वो लोग एग्ज़ाम दीजिए जिनके फैमिली में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी नहीं थी। तो मुझे ये जॉब करनी चाहिए। जैसे अगर बहुत अच्छी कंडीशन है तो आप 1-2 साल और लीजिए प्रिपरेशन करने के लिए, और उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और फिर आप अपने एग्ज़ाम्स दीजिए। आप अच्छे जॉब क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आ गया हूँ जॉब में, तो अब मेरे को पता चल रहा है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कभी कभी, तो आप रेगुलरली पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने 10th क्लियर किया था 2015 में। नंबर आए थे 79.57%। उससे पहले मेरे मैथ्स में आते थे 0-0, कभी यूनिट टेस्ट में 20 में 5 आ गए, कभी 7 आ गए। लेकिन फिर मैं गया 9th में एक अच्छे ट्यूशन टीचर के पास, उन्होंने मेरे मार्क्स इंप्रूव करवा दिए और मेरे 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए 90 मार्क्स, जो कि मेरे लिए बहुत एक्सेप्शनल थे। तो मैंने फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया। मैंने सोचा कि अब कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में, मैं कर सकता हूँ कुछ बड़ा। तो मैंने सोचा कि चलते हैं। फिर मैं अपने मामा जी के यहाँ गया। वहाँ पे मेरा एक भाई है, तो वो वहाँ पढ़ाई कर रहा था, सीजीपीएससी की थी, सीजीपीएससी की छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस होता है उसकी। तो उसको मैंने पूछा कि इससे बड़ा क्या होता है, तो उसने बताया कि यूपीएससी होता है। तो मैंने तब सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो मेरा ये 10th से टारगेट हो गया था, 10th के बाद, कि हाँ अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। फिर मैंने 12th दिया, क्योंकि मेरे 79.57 लगभग 80% के आसपास मार्क्स थे। तो मेरे आसपास के सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम ले रहे थे, पीसीएम या फिर बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं, पहली बात तो मैं डर गया था, दूसरी बात कि मेरे को ये करना नहीं था, साइंस में आगे जाना नहीं था। क्योंकि एज ए बैकअप ऑप्शन मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं आगे इंग्लिश ऑनर्स करके बीएड करके टीचर बनने की तैयारी करूँगा। जैसे कि मेरे पापा अभी एमएसके में टीचर हैं, जो कि उनको ऑनरेरियम मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं टीचर बनूँगा। तो मैंने 10th दिया, फिर 12th दिया। 12th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए, ठीक आए, 81% मार्क्स आए। उसमें भी आर्ट्स स्ट्रीम था। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश बंगाली, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, इंग्लिश बंगाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, ये 6 सब्जेक्ट्स थे मेरे। और मेरे 81.20% मार्क्स आए। ठीक है, इसके बाद मैं इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स करने चला गया 2017 से 2020। इसके बाद मैंने 2020 में जब हुआ कंप्लीट, तो मैंने अपनी 2017 से 2020 मैंने वैसे थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे पढ़ना है। तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ता था। ये 3 साल मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े हैं। मैंने करंट अफेयर्स के लिए वीर तालियान जो टीचर हैं उनका यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, और भी अलग अलग किए थे, लेकिन मेरे को इनका याद है क्योंकि ये सबसे अच्छा पढ़ाते हैं।
तो मैंने इनका फॉलो किया। फिर कोविड आ गया 2021 में, 2021 में कोविड आया तो फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना था 2020 के जून से, जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें रिज़ल्ट मिला था दिसंबर 2020 में, कोविड चल रहा था इसलिए। तो 2021 जनवरी तक मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। फिर मई 2021 आया तो उसमें सेकेंड वेव आया कोविड का। सेकेंड वेव में यूपीएससी के प्रीलिम्स को पोस्टपोन कर दिया गया 10 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है। फिर इस बीच में क्या हुआ ना, पापा की तबीयत ख़राब हो गई। पापा को एपिलेप्सी का अटैक आया। पहले भी आते थे लेकिन वो 4-5 साल पहले तक आते थे, उसके बाद आने बंद हो गए थे, फिर अचानक से आने शुरू हुए। और इस बार जब आया तो मैं बाहर हॉल में पढ़ रहा था और पापा की तबीयत ख़राब हुई। पापा रूम में सो रहे थे रात को 11 बजे के आसपास और मैं पढ़ रहा था बाहर हॉल में। तब अचानक से पापा की तबीयत ख़राब हुई। एपिलेप्सी में ऐसा होता है कि आपके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, आपको होश नहीं रहता है, आपके ब्रेन में ना शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हुआ, होश नहीं रहता है, आप बेहोश रहते हैं। तो पापा के साथ ऐसा हुआ और मैंने देखा पापा को रूम में जाके, तो मैंने पहली बार देखा ऐसा। तो मेरे दिमाग पे ट्रॉमा आ गया कि ये क्या हुआ। फिर मुझे डेली रात को डर लगने लगा, जैसे रात होती मुझे डर लगता कि पापा को फिर से अटैक आ सकता है। तो ऐसे मेरे फिर अगले 2 महीने निकले। फिर एग्ज़ाम टाइम आया तो उस बीच में फिर हमारे जो कज़िन ब्रदर हैं उनकी शादी हुई उड़ीसा जुडिशियल सर्विस में। हमारी भाभी हैं, एसडीजेएम थी तब, अभी वो सिविल जज बन चुकी हैं या फिर ऊपर जा चुकी हैं प्रमोट होके। तो उनकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, उनका हम्बल नेचर, बड़ों से उनका बात करने का तरीका, एक जज की कुर्सी पे होने के बावजूद उन्होंने जो केयर से सबसे बात किया, अपने छोटे भाई की तरह मुझे माना, उनको देख के लगा कि एक जुडिशियल सर्विस का ऑफ़िसर इतना अच्छा हो सकता है। तो वहाँ से मुझे इस ट्रॉमा से भी बाहर आने का मौका मिला और आगे लाइफ में कुछ करने का भी मोटिवेशन आया। तो मैंने फिर सोचा कि जुडिशरी अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है। यूपीएससी तो करेंगे ही, लेकिन जुडिशरी की भी तैयारी कर सकते हैं बाद में, अगर यूपीएससी नहीं होता है तो। तो इसके बाद क्या हुआ ना, मैंने 2 एंट्रेंस के फॉर्म भरे, बीएचयू और डीयू एलएलबी। डीयू एलएलबी का एग्ज़ाम पहले हुआ, बीएचयू एलएलबी का एग्ज़ाम बाद में हुआ, शायद 4 या 5 अक्टूबर को हुआ होगा, याद नहीं है मुझे। तो फिर मैंने डीयू का एंट्रेंस दिया, वहाँ पे मेरे 210 नंबर आए और 235 कट ऑफ थी उस बार। उसी बार फ्लाइंग बीस्ट ने भी कट ऑफ क्लियर किया था। ठीक है। तो मैंने डीयू एलएलबी क्लियर नहीं किया, लेकिन बीएचयू एलएलबी मैंने सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के बेस पे दिया और मेरे 119 रैंक आए। ठीक है, ये मेरा पहला रैंक था, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ फिर से। इसके अलावा थोड़ा सा बूस्ट हुआ तो फिर मैं एलएलबी करने चला गया। पापा भी बहुत प्राउड हुए कि हाँ, अपना बच्चा बीएचयू में जा रहा है। बीएचयू में जाना इतना प्राउड का बात है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं उस टाइम पे भी, अभी भी, कि जो बीएचयू का एंट्रेंस देते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता है। 2-3 बार देते हैं, अच्छी तैयारी के साथ देते हैं, और मैं बिना तैयारी के गया, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे क्लियर करवा दिया ये एग्ज़ाम। तो हमारे बीएचयू में क्या हुआ ना कि कोविड आ गया था तब, तो कोविड के चलते ऑनलाइन क्लासेस हुए। 2022 के जनवरी में शुरू हुए थे क्लासेस, हमारे जून 2022 तक ऑनलाइन क्लासेस चले और ऑफलाइन क्लास में हमें बुलाया गया तो जून 2022 में। ठीक है। और ये ऑफलाइन क्लासेस हमारे 2024 में अगस्त में ख़त्म हुए। ठीक है। बीएचयू एक लाइफ चेंजिंग प्लेस था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि माहौल कितना अच्छा होता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और बीएचयू टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है इंडिया में, सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। वहाँ एक बार आप चले गए ना, उसके बाद आपको कभी वहाँ से बाहर जाने का मन नहीं होगा। लेकिन मुझे महादेव ने बुलाया और मेरी पढ़ाई करवाई वहाँ पे। इसके अलावा मैं ये भी मानूँगा कि मुझे जॉब भी वहीं से मिली है। हमारा जून में ख़त्म हो गया था, अगस्त में ख़त्म हो गया था, हम हॉस्टल छोड़ दिए थे अगस्त में। फिर सितंबर अक्टूबर तक मैंने वहाँ पे रह के पढ़ाई करी और मैंने सीजीएल दिया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। सीजीएल मेरा हुआ नहीं क्योंकि 115 नंबर आए और मेरा मैथ रीजनिंग वीक था। मैंने ट्राई किया कि मैं कर लूँ कवर, लेकिन हो नहीं पाया। मैथ रीजनिंग बहुत तगड़ी आपसे प्रैक्टिस मांगती है, तो मेरा नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सीजीएल से सीखा और ये पता चला कि जीके कैसे करना है। इंग्लिश मेरी तगड़ी थी पहले से ही, पापा ने पढ़ा दिया था 6th to 8th में। मैं आज जो भी हूँ पापा की वजह से हूँ और मेरे बड़े भाई मेरी मम्मी की वजह से हूँ। तो इसके बाद मैंने सीजीएल तो हुआ नहीं, फिर एमटीएस दिया मैंने, एमटीएस हो गया मेरा। एमटीएस में 117 रॉ बन रहे थे, 134 आई मेरी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स।
और रैंक मित्रा में 1300 कुछ रैंक दिखा रहा था, लेकिन रियल रैंक आई 676। तो ये सब हुआ महादेव और काशी की वजह से, ठीक है। इस बीच में मैंने क्या किया ना, 2024 में जब हमारा LLB ख़त्म हो रहा था, तब मैंने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल, कुछ चक्कर वक्कर था। तो फिर मैंने BHU का LLM का एंट्रेंस दिया, वो हुआ नहीं, CUET PG हुआ नहीं, 130 नंबर के आसपास आए थे। फिर मैंने सोचा कि छोड़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर वही कि पापा की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई फिर से। पापा को एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ, मैलिग्नेंट मतलब पता है कि वो कैंसरस होता है। तो फैमिली में बहुत टेंशन हो गई। लेकिन मेरा बड़ा भाई है जो जुड़वा है मेरे से 1 मिनट बड़ा है, उसने फैमिली को संभाला और फिर वो पापा का इलाज करवा रहा था। इस बीच में उसने मुझे पढ़ाई का मौका दिया और इधर मैंने फिर अपनी जी जान लगा के MTS की तैयारी करी, क्योंकि CGL तो होना नहीं था। तो मैंने MTS दिया, MTS हो गया। फिर मैं आज भी पछता रहा हूँ, क्योंकि MTS की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी 30 नवंबर को EPFO का एग्ज़ाम है, अभी लेबर लॉ का RRB का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया हुआ है। अभी तक मैं क्या कर रहा था ना, जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि तुम क्या जॉब कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, मैं ये बोल रहा था कि LDC की जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ना अब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब मैं ऑन करूँगा मैं जो हूँ, और मैं आगे बढ़ूँगा या पीछे रहूँगा वो चीज़ सारी मैं ऑन करूँगा। क्योंकि हम ऑन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, हम शर्माते हैं। अब हम शर्माएंगे नहीं, हम जो काम करते हैं क्योंकि वो काम हमें पैसा देता है, हमारे दिमाग को थोड़ी शांति देता है, इसलिए अब हम उन चीज़ों को ऑन करेंगे। तो अब मुझे पता चल रहा है कि 2-3 ड्रॉबैक्स हैं जॉब के, जैसे कि आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, आपके ऑफिस में अगर कुछ होता है तो आपका दिमाग ख़राब होता है। इसके अलावा अगर आपको अच्छे रूममेट्स नहीं मिलते हैं तो आपका दिमाग ख़राब होता है, बहुत कुछ होता है। बाहर जब आप निकलते हैं घर से माँ बाप की छाया से, तो आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत गंदी है। कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, 1% के करीब होते हैं आपकी लाइफ में अच्छे लोग। तो उन अच्छे लोगों को संभाल के रखिए। और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, देखता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाता रहूँ। आप भी मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मुझे और भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ वीडियोस बनाने हैं तो आप मुझे SSC के MTS के रिगार्डिंग आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू। तो ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने किसी वेबसाइट से, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से उठाया है। इसमें ये देखो, आपको दिखा रहा है कि स्कोप ऑफ वर्क फॉर MTS, ठीक है। इंडिकेटिव लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं और भी एक्स्ट्रा, और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे होते हो। तो ये जो कहते हैं ना यूट्यूबर्स कि आपसे कुछ काम नहीं करवाएंगे, मेरे मिनिस्ट्री में तो, मेरे डिपार्टमेंट में तो फिर भी बहुत कम काम है। इसके अलावा जो सेक्रेटेरिएट में MTS हैं, उनसे बहुत गंदे गंदे काम करवाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जनरल क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई करवाएंगे, कैरिंग ऑफ फाइल्स, फाइल लाना ले जाना और विद इन द बिल्डिंग, ठीक है। फोटो कॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, फोटो कॉपी करवाते हैं, ठीक है। नॉन क्लरिकल वर्क, असिस्टिंग इन रूटीन वर्क लाइक डायरी डिस्पैच, ये फिर भी बहुत अच्छा काम है। डायरी डिस्पैच, टाइपिंग वर्क, ये भी अच्छा काम है। डिलीवरिंग ऑफ डाक, ये भी ठीक काम है, बुरा नहीं है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रूम्स, ये भी ठीक काम है। क्लीनिंग ऑफ रूम्स, ये आपको दिक्कत दे सकता है। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, ये भी आपको दिक्कत दे सकता है। क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर्स, ये आपको दिक्कत दे सकता है। वर्क रिलेटेड टू हिज ITI क्वालिफिकेशन, अगर ITI क्वालिफिकेशन है तो आपसे वो काम करवाएंगे। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, ये भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट्स, ये सब भी करवा सकते हैं। एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे कुछ भी काम करवाएंगे। तो उस हिसाब से जाएँ MTS में। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 साल और लें और पढ़ाई करें अच्छे से, CGL की तैयारी करें और भी बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और निकालें वो एग्ज़ाम्स। आप इसमें जाएंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि शैटर हो जाएँ आप थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, आप देख लीजिए बाकी कैसा करना है। आप बहुत समझदार हैं। धन्यवाद।